हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी पीसीएस का पेपर करेंगे। 2010 का ये पेपर है, फुल लेंथ करेंगे, ठीक है। और ये जो भी पीसीएस या आईएएस का पेपर होता है वो विभिन्न अदर स्टेट में पीसीएस में पूछे जाते रहते हैं और जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते रहते हैं, क्योंकि जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होते हैं वो हर जगह पूछे ही जाते रहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में हो। जैसे कि अभी जो बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल होने वाला है, CGL 4 वाला, या फिर बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स भर्ती होगा TRE 4, उसमें भी उपयोगी होगा। या फिर अदर स्टेट में एसआई के जो पेपर होते हैं, या बिहार में भी जो होते हैं, या फिर कहीं भी जो सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। या फिर जैसे यूपी का पेपर है तो बीपीएससी के थ्रू जो पेपर होगा, या फिर उत्तराखंड में होगा, राजस्थान में, एमपी में, हर जगह पूछे कुछ न कुछ रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। या आसपास से उसी स्टेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2010 का पेपर है, फुल लेंथ करेंगे। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले? तो शुंग राजवंश के समय ये फले फूले थे, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय वह फले फूले थे? तो शुंग राजवंश के समय में। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रुमो है। सी आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रुमो। कुभा और क्रमो, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ? तो वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का किसके सिक्कों पर? तो कनिष्क के सिक्कों पर। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा। आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे हेमचंद्र, ठीक है। महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र थे, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय है, इसी को पृथ्वीराज चौहान बोला जाता था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो पृथ्वीराज तृतीय जो है वही है पृथ्वीराज चौहान, ध्यान रखेंगे। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। बी आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इनमें से सही सुमेलित जो है दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा जो है दिल्ली में है, ठीक है। यही सुमेलित है कि अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। डी आंसर होगा सही सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सही युग्म को चुनिए। तो खजुराहो का जो मंदिर था, खजुराहो, ये चंदेलों ने बनवाया था, ठीक है। खजुराहो तो ये चंदेल से संबंधित है, चंदेलों ने बनवाया था खजुराहो, ठीक है। खजुराहो चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने,
ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, थॉमसन ने किया था, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था, परम भागवत की उपाधि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, सी आंसर हो जाएगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी परम भागवत की उपाधि, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो था किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था, बी आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो गीत गोविंद का रचयिता जयदेव थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है, ए का पहला हो जाएगा, ठीक है। अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में तो ये बनवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बी का दूसरा हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। और मोती मस्जिद आगरा में किसने बनवाया था? तो मोती मस्जिद जो आगरा का था वो बनवाया था शाहजहां ने। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली है, मोती मस्जिद दिल्ली में ये बनवाया था औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। औरंगजेब ने, डी का चौथा हो जाएगा, ठीक है। मोती मस्जिद दिल्ली ये बनवाया था औरंगजेब ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ठीक है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने, मोती मस्जिद जो आगरा वाला है वो शाहजहां ने बनवाया था। और मोती मस्जिद दिल्ली में ये बनवाया था औरंगजेब ने, ध्यान रखेंगे इसको, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस महत्वपूर्ण शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश ही दिया जाता है आयोग द्वारा भी आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी एकता व्यवस्था प्रारंभ, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है खानवा का युद्ध, बाबर चौसा का युद्ध, हुमायूं बल्ख का युद्ध, ये हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर ने लड़ा था ना, अकबर राणा प्रताप, इसको छोड़ दीजिए, ये डी हो सकता है आंसर, बल्ख का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर ने लड़ा था। सही सुमेलित नहीं पूछ रहा था यहाँ, तो ये तीनों तो सुमेलित लग रहा है। बल्ख का युद्ध देखना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बी आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आंसर होगा, काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कृतियाँ क्या है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है आनंद मठ, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृतियां हैं आनंद मठ है। और माइकल मधुसूदन दत्त की है कैप्टिव लेडी। माइकल मधुसूदन दास की है कैप्टिव लेडी। और रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का गोरा है कृति। और सरोजनी नायडू का है
द ब्रोकन विंग। सरोजिनी नायडू का क्या है? तो ब्रोकन विंग है। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज ने। ए आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर से जुड़े हैं। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैरकपुर से। काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट भी काफ़ी होता है, ध्यान रखेंगे किसी भी एग्जाम्स में। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? तो स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में मिला था। ठीक है, जब लॉर्ड रिपन वायसराय थे उसी समय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था अपनाया गया था। ठीक है, स्थानीय शासन व्यवस्था किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला? तो लॉर्ड रिपन के समय में। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल में इन्होंने भूख हड़ताल का पहली बार प्रयोग किया गया था, जब 1918 में 1918 ईस्वी में जब अहमदाबाद हड़ताल हुआ था उसी समय में। ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद हड़ताल में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो काल क्रमानुसार लगाना है। तो अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन का पहुंचना और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस। तो इसमें जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस सबसे पहले हो जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन का पहुंचना 1946 में, 1946 में, और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस ये 1945 में जब वेवेल थे उसी समय हुआ था ना, तो उस समय का है तो ये पहले हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन पहुंचना, और फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, तो ये सी हो जाएगा। और उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, तो DBCA हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे, जब धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे हुए थे। ठीक है, उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। पी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झांसी, लखनऊ, कानपुर, ये मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो झांसी से किन्होंने आंदोलन किया था 1857 के विद्रोह के समय? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और कानपुर से कौन? तो अजीमुल्ला खां, कानपुर से अजीमुल्ला खान, और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह ने। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुकी विद्रोह
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कुकी विद्रोह जो हुआ था त्रिपुरा में हुआ था। ठीक है, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में। और ये कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कूका विद्रोह हुआ था, ये कूका है, कूना नहीं, कूका। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में हुआ था। ठीक है, कूका विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। और पावना कृषक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पावना कृषक विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, पावना कृषक विद्रोह बंगाल में। और बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था तत्कालीन बिहार में हुआ था। उस समय बिहार में ही था ये बिरसा मुंडा विद्रोह, तत्कालीन बिहार में ही हुआ था। ध्यान रखेंगे इसको। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ अली जुड़ी थी जो 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी से जुड़ी थी अरुणा आसफ अली। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था उसी से जुड़ी थी। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड, ये जुड़े हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी सही है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे, तो फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा है। ठीक है, कौन, किसने? तो लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा है। और दुर्गा दास ने इंडिया फ्रॉम करजन टू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास ने। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये अबुल कलाम आज़ाद का पुस्तक है, लेकिन ये सी सुमेलित नहीं है। ध्यान रखेंगे। के अजीज की द मैन हु डिवाइडेड ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन और कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। बिल्कुल, साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। और साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसी वजह से ही बहिष्कार किया गया था। ठीक है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, कथन सही है। और कारण, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस वजह से किया गया था। तो ए, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो इनमें से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था तो एस सुब्रमण्यम अय्यर ये तो थे, एनी बेसेंट तिलक ये भी थे, लेकिन सी आर दास, चित्तरंजन दास नहीं थे जुड़े हुए। होम रूल आंदोलन से चित्तरंजन दास नहीं जुड़े हुए थे, ये आंसर हो जाएगा। एस सुब्रमण्यम अय्यर ये तो थे, एनी बेसेंट भी और तिलक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। तो देखिए, सही काल अनुक्रम लगाना है तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था ना। और कैबिनेट मिशन प्लान कब का है? तो 1946 का है, 1946 का है। और भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त में 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त से शुरू हो गया था। ठीक है, 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, और बेबेल ऑफर कब का है? तो बेबेल ऑफर 1945 का है। ठीक है, बेबेल ऑफर 1945 का है। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 का, फिर सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया 1942 का। ठीक है, तो उसके बाद हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन जब चला गया
तो भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। ठीक है, ये 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त को शुरू हो गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद है 1942 का वेवेल ऑफर, और उसके बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो 1, 3, 4, 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन? तो एस.एन. सेन थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये असहयोग आंदोलन को समर्थन दिए थे परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 में ही मृत्यु हो गई थी। जब असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो रहा था उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 14, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 36 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, 36 में नीति निर्देशक तत्व है। और अनुच्छेद 74 में क्या है? तो अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 368 में है, अनुच्छेद 368 में है तो संशोधन प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। बी आंसर हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव को सीमित किया है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने किसके? तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जा सकती है? तो निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन लागू की जाती है। ठीक है, न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने पर प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में, उसी में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया कब? तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व आकलन समिति या प्राकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी भी बोलते हैं इसको। एस्टिमेट कमेटी, प्राकलन समिति या आकलन समिति। ठीक है, तो इसमें टोटल सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य जो होते हैं इसमें लोकसभा से ही होते हैं। राज्यसभा के सदस्य ये आकलन समिति या प्राकलन समिति इसको बोला जाता है, या एस्टिमेट कमेटी, इसमें नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति में नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो केरल में हुई थी। सी आंसर हो जाएगा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में किया गया था। ठीक है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में किया गया था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इन सबको 1993 में जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की दुख की नदी मानी जाती थी। बिल्कुल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। सही है। और दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होता है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है सुइल नदी परियोजना। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो भीमताल को सम्मिलित किया गया था राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत। निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो भीमताल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। झूमिंग करते हैं, झूमिंग कौन करते हैं? तो झूमिंग जो है ये भोटिया लोग करते हैं। भोटिया 52 का भोटिया लोग झूमिंग करते हैं। ठीक है, झूमिंग करते हैं। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है ना, वही होता है झूमिंग। भोटिया लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदी निम्न में से कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के विवतंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? मतलब यूनेस्को की लिस्ट में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये सिमलीपाल उड़ीसा में है, जो वो सम्मिलित नहीं है। सुंदरबन सम्मिलित है, मन्नार की खाड़ी भी है, नीलगिरी भी है। सिमलीपाल उड़ीसा ये सम्मिलित नहीं है। अभ्यारण्य यूनेस्को के जैव अभ्यारण्य के सूची में सम्मिलित नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे इसको। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। किसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता? तो नीलगिरी जैव मंडल को और नंदा देवी जैव मंडल को। ठीक है, नीलगिरी जैव मंडल और नंदा देवी, एक और दूसरा हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। सही है, मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। इसी कारण से तो कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। मीथेन
किसके वायुमंडल में उपस्थित है? किसके वायुमंडल में? तो बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडलीय कौन सी परत जिम्मेदार है? तो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल जिम्मेदार है। सी आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आयन मंडल जिम्मेदार है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है तो भारतीय महासागर में स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर में। ठीक है, भारतीय महासागर मतलब हिंद महासागर में 90 डिग्री पूर्वी कटक, 90 डिग्री पूर्वी कटक, 90 डिग्री रीच अवस्थित है भारतीय महासागर में, हिंद महासागर में। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो इनमें से भूमध्य रेखा पर अवस्थित कौन है ये देखना है। कोलंबिया और केनिया जो है, कोलंबिया और केनिया जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। कोलंबिया और केनिया, कोलंबिया और केनिया भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो द्वीप जो है वो 3 देशों में विभाजित है। ठीक है, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो द्वीप पर, मतलब 3 देशों में, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, 3 देशों में है बोर्नियो द्वीप। ठीक है, बोर्नियो द्वीप पर 3 देश अवस्थित हैं, ध्यान रखेंगे इसको। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी का है, काफी बार पूछा जाता है, रिपीट भी होता है। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटना सिसिली। ठीक है, एटना में सिसिली है। ठीक है, एटना में सिसिली और विसुवियस किस में है? तो इटली में है, विसुवियस इटली में। और यूरिबस कहाँ है? तो रॉस द्वीप पर यूरिबस। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। ठीक है, एटना सिसिली में, विसुवियस इटली में और यूरिबस रॉस द्वीप पर और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है किंतु वह मृदा नमी को रोक कर रखती है? तो काली मृदा जो होती है वो मृदा जो है नमी को रोक कर रखती है। बी आंसर हो जाएगा। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? क्योंकि वह मृदा जो है नमी को रोक कर रखती है, काली मृदा। ठीक है, एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो चाय की खेती होगी ना। ढलाव वाली क्षेत्रों में तो चाय की खेती होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, चाय की खेती। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। सही है कि भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई, सही है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है, सही है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। और नील क्रांति का संबंध सरसों उत्पादन से है? नहीं, नील क्रांति, नीली क्रांति ये तो मछली उत्पादन से होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। पीली क्रांति हो पीत क्रांति या पीली क्रांति सरसों से होता है ना, तो ये गलत हो गया। तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, डी आंसर हो जाएगा। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो दिल्ली में। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो दिल्ली में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो गोवा में, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक वास का विनाश, ठीक है। प्राकृतिक आवास का विनाश जो है वो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक वास का विनाश, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? तो जम्मू कश्मीर में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है तो जम्मू कश्मीर में, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है, मतलब ऋण प्रदान करती है? तो वाणिज्यिक बैंक प्रदान करती है, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक प्रदान करती है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को सर्वाधिक साख मतलब ऋण प्रदान करती है? तो वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जो है वही प्रदान करती हैं, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था? कॉल्डर ने दिया था, कॉल्डोर ने। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो कॉल्डोर ने दिया था, बी आंसर हो जाएगा। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो कॉल्डोर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? तो उस समय किस पे सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित था? सामाजिक क्षेत्र पर था, सामाजिक क्षेत्र पर, डी आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? तो उस समय सामाजिक क्षेत्र पर प्रस्तावित था सबसे ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र ACZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ, कब प्रभावी हुआ था? तो 2006 में हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ तो 2006 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से? तो सामाजिक सुरक्षा हेतु किया गया था राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन,
सामाजिक सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ठीक है, सीआरआर क्या है? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, सीआरआर में आरबीआई के पास जितने भी बैंक हैं उनको अपना कुछ % भाग रखना पड़ता है। ठीक है, एक मतलब हर 2 महीने पर आरबीआई द्वारा जो उसकी परिषद होती है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो मतलब कि अगर बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि होती है, तो सीआरआर में वृद्धि होगा तो क्या होगा? आरबीआई के पास और अपने बैंकों का कुछ हिस्सा रखना पड़ेगा, तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आएगी। ठीक है, मतलब कि जो बैंक हैं बैंकों के पास कम पैसे बचेंगे लोगों को देने के लिए। ठीक है, तो तरलता में कमी ही आएगी क्योंकि और पैसा रिजर्व बैंक के पास रखा जा रहा है सीआरआर के थ्रू। ठीक है, तो वही है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राथमिक घाटा में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सी सही है। तो सब प्राइम संकट जिससे यूएसए की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था। नहीं, तेल का में वृद्धि से नहीं, अंधाधुंध ऋण दिया जा रहा था ना सब कौन सा सेक्टर, रियल सेक्टर्स वगैरह को अंधाधुंध ऋण दिया जा रहा था, तो वो लोग फिर ऋण वापस नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से ये संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, बैंकें मतलब कि फेल होने लगी थी, तो इस वजह से ये तेल संकट नहीं था ये वाला सब प्राइम संकट। तो ये गलत हो गया। संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई, यही था कारण। संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई थी। ठीक है, गृह ऋण जो दिया जा रहा था जो रियल सेक्टर वगैरह में, उसकी अदायगी बैंकों को नहीं हो रही थी। ठीक है, इसके कारण कि यूएसए के कुछ बैंक फेल हो गए, ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा तीसरा। और सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया। ये पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट लड़खड़ाया था। सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया, क्रैश हो गया। ठीक है, तो 2, 3 और 4 सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना यही है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना, ये आंसर हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। डी आंसर हो जाएगा, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन और कारण। ये अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसे सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। ठीक है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा एसपी को ऐसे सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। और अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की आपूर्ति वर्ष के बिना रुके 99% और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। तो ए आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और स्पष्टीकरण भी सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में तिलहन शामिल नहीं है। गेहूं, चावल और दलहन शामिल है,
तिलहन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सही नहीं है, तो सेवा क्षेत्र का भारत के जीडीपी में अंशदान 25% नहीं, अभी तो सेवा क्षेत्र का 50 से ज़्यादा परसेंट हो गया है ना। अब इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा, बजट वाला, बजट और सर्वे, तो 50 से परसेंट से ज़्यादा 56-55% के आसपास, ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हीरा क्या है, तो हीरा कार्बन है, हीरा कार्बन है, ए का चौथा हो जाएगा, हीरा कार्बन का ही है, हीरा कार्बन है। और संगमरमर क्या है, तो संगमरमर कैल्शियम है, संगमरमर कैल्शियम है। और रेत क्या है, तो रेत है सिलिकॉन, रेत है सिलिकॉन। और रूबी क्या है, तो रूबी जो है रूबी है एल्यूमिनियम, रूबी है एल्यूमिनियम, डी का तीसरा, रूबी है एल्यूमिनियम, ठीक है। हीरा कार्बन और संगमरमर है, संगमरमर कैल्शियम। रेत क्या है, तो रेत सिलिकॉन है। और रूबी जो है, रूबी है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका, तो सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से सेव छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा, ठीक है, उसी गति में गतिमान होगा। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, यही कारण है, ये आंसर हो जाएगा। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो अब्रक कच्चे माल के रूप में विद्युत क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो विद्युत क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, तो पेट्रोपादप है करेज, करंज बोलते हैं ना, करेज करंज पेट्रोपादप है। निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है, तो करेज करंज जो है पेट्रोपादप भी है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है तो जीवाणु है, बीटी ये सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक जीवाणु है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। उन देशों में जहां लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं, तो बेरी से पीड़ित होते हैं, बी आंसर हो जाएगा। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो उसी से थकान महसूस होता है। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति से, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित नहीं है, ये सभी जीवों में अंतर्निमित समय पालक निकाय, ये बायोमास, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, सभी जीवों में बायोमास अंतर्निमित समय पालक निकाय ये सुमेलित नहीं है, ठीक है।
जीन संबंध एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये सुमेलित है, ये डी सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है समुद्र में, ठीक है। निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत में प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है? तो आयोडीन, डी आंसर हो जाएगा। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका जो है पोलियो से संबंधित है, डी आंसर हो जाएगा। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से? तो पोलियो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर ना, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर ध्यान रखेंगे, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है यह इंडोस्कोपिक। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर के अंदर मतलब पेट के अंदर का परीक्षण इंडोस्कोपिक या इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर? तो प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का प्रश्न है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। सही है, बर्फ एक दुर्बल चालक है इसी कारण से। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। सही है, और बर्फ एक दुर्बल चालक है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्तियों में से कौन सा एक सही नहीं है इनमें से? इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? नहीं, दूरदृष्टि वाले के लिए अवतल लेंस का नहीं उपयोग किया जाता है, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है दूरदृष्टि दोष वाले, बिल्कुल सही कि व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टतः देख सकता है, सही। लेंस का नाभ्यंतर अधिक हो जाता है, ये भी सही। और निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, भी सही। लेकिन दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल लेंस का, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। सही नहीं पूछ रहा था तो यही सही नहीं है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैध चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैरास्मस तो मैरास्मस कब होता है? तो मैरास्मस दीर्घकालिक उपवास से होता है, मैरास्मस दीर्घकालिक उपवास से। और क्वासियोरकर होता है प्रोटीन अल्पता से, ठीक है, क्वासियोरकर
प्रोटीन अल्पता से, और टीबी कब होता है तो टीबी जो हो जाता है ये जीवाणु संक्रमण से टीबी हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी से होता है विषाणु संक्रमण से हेपेटाइटिस बी हो जाता है। ठीक है, विषाणु संक्रमण से हेपेटाइटिस बी होता है। तो देखिए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, और PCS और IAS का जो पूछा हुआ क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर स्टेट में भी और जनरल में भी पूछे ही जाते रहते हैं, या आसपास से भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप कम से कम 15-16 साल का क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक माइंड सेट डेवलप हो जाता है उस तरह से कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।